तो देखो एज यूजुअल लर्न थ्रू मैप्स, है ना। मैप से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी फर्स्ट का इश्यूज़ होगा, शुरू का इश्यूज़, ये 2-3 साल से चल रहा है इशू है। टैक्स हेवन जानते हो ना, टैक्स हेवंस, है ना, जहाँ पे टैक्स का चोरी होता है। तो कंट्री में जानते हो 2 तरह का चीज़ है जिसकी वजह से टैक्स से अवॉइड किया जाता है, टैक्स का चोरी होता है। एक टैक्स अवॉइडेंस है, एक तुम्हारा टैक्स इवेजन है। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब जो भी कानून व्यवस्था है उसमें लूपहोल्स निकाल के यदि आप पैसा को करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। एंड टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स का चोरी करना। करेक्ट, सही बात है ना। तो हमारे कंट्री में हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करके इस जगह पे क्या कर ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। और ये सब जितने भी कंट्री है सब टैक्स हेवंस है। और यहाँ पे नाम के लिए सेल कंपनी, बहुत सारा सेल कंपनी होगा और वहाँ पे एक प्रोसेस होता है लेयरिंग करके। लेयरिंग मतलब क्या है कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सेल कंपनी से दूसरा सेल कंपनी में गया है, और इसलिए ट्रेस आउट ही नहीं हो पाता है कि कहाँ से गया है वो चीज़। दैट इज लेयरिंग। याद आया कोमल? यस, ये सब एग्जाम्पल्स है टैक्स हेवंस का। देखो बहामास तो तुम लोग को पता है, बट केमन आइलैंड तुम लोग को पता नहीं होगा। तो केमन आइलैंड देख लो क्योंकि दिखता नहीं है मैप में अच्छे से। केमन आइलैंड वही कैरिबियन सी में ही है स्टूडेंट, ये भी एक तरह से टैक्स हेवंसी है। तो राउंड ट्रिपिंग का बात है, देखो यही पैसा गया और फिर वही तुम्हारा, है ना, वाइट मनी बन के भारत में आ जाता हूँ। तो ये सब एग्जाम्पल्स है टैक्स हेवंस का। बट दिस डेस्टिनेशन आर यूज फॉर स्टैशिंग ब्लैक मनी एंड फॉर राउंड ट्रिपिंग पर्पजेस। यहाँ पे ब्लैक मनी को रखा जाता है, यहाँ पे बहुत कम टैक्स लगता है, इसलिए पैसा सुरक्षित रहता है। बट ये इलीगल प्रैक्टिस, समझ गए ना। और फिर यहाँ से तुम्हारा राउंड ट्रिपिंग होता है, मतलब फिर भारत में आता है वाइट मनी बन के, है फॉरेन पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकता है या फिर दूसरे तरीके से। आगे देखो स्टूडेंट, हाँ ये थोड़ा देख लो। मिडल ईस्ट तो हमेशा रहेगा ही न्यूज़ में। अभी जानते हो ना, उससे पहले तुम लोग 1-1.5 साल वाला पहले का कहानी याद करो, I2U2 याद है ना। I2U2 का मतलब क्या, I2I क्या होगा, इजराइल और इंडिया, और 2U मतलब UAE और यूनाइटेड स्टेट्स, इसका हुआ था ना। तो ये अलग से है। अब्राहम अकॉर्ड जानते हो 1-1.5 साल पहले हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल कैसे UAE के नज़दीक है, UAE का, और उसका फिर बहरीन का। तो बहरीन और UAE के साथ डिप्लोमेटिक टाइज होना शुरू हो गया। और हम जानते हैं कि बैकडोर से सऊदी अरब भी आया है। तो जो 3 पोल दिखता था हमें मिडिल ईस्ट में, अब वो 2 पोल हो गया है। एक समय ऐसा था कि इजराइल को कोई कंट्री मानने के लिए तैयार ही नहीं था, है ना। याद करो अरब का बहुत बड़ा फाइट हुआ था इजराइल का, याद है ना, जहाँ इजराइल ने सबको परास्त कर दिया था। समझ रहे हो ना। तो ये सब है यहाँ पे देखो। तो प्लीज रिकलेक्ट अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड को याद करो तुम लोग कि देखो यहाँ पे ईरान ब्रॉट टुगेदर बाय द शेयर्ड वरीज अबाउट ईरान एंड होप फॉर कमर्शियल बोन, द UAE एंड बहरीन क्या किया, अपने टाइज को ठीक करने का प्रयास किया। किसके साथ? इजराइल के साथ। ठीक है, और यही अब्राहम अकॉर्ड है। और अब्राहम अकॉर्ड में कौन मीडिएटर था? वो US प्रेसिडेंट, उस समय के US प्रेसिडेंट थे, यानी कि जो बाइडेन साहब ही थे। ठीक है, और सूडान और मोरक्को ने भी बोला कि ठीक है हम भी इजराइल के साथ टाइज रखना चाहेंगे। जो कंट्री उगता हुआ सूरज है वो कंट्री से भागेगा थोड़ी कोई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहा है या बाकी कंट्री भी समर्थन दे रहे हैं इजराइल को, और फिर बैकडोर से सऊदी अरब भी साथ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो फलस्तीन का जो इशू था 2 स्टेट, वो तो खत्म हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं बना है। और कितना फलस्तीन वाला रोता भी था कि इंडिया कुछ करे, मैं इंडिया कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि इंडिया और इजराइल का रिलेशन बहुत अच्छा है, कुछ भी कर देगा तो हमको प्रॉब्लम होगा। समझ गए? आगे देखो, ये देखो नॉर्दर्न आयरलैंड, देखो इसका भी अपना ही एक समस्या है। ठीक है ना। आप जानते हो कि एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी, कहीं ना कहीं एंटी इमिग्रेशन जो अप्रोच है, इसी की वजह से ब्रेक्सिट हुआ। ब्रेक्सिट जानते हो 2016 में हुआ है 48-52% के वर्सेस में। ठीक है, तुम समझो ये पुराना इशू है, बस समझते जाओ कि ब्रेक्सिट क्या होता है। ब्रेक्सिट का मतलब क्या है, यूरोप से हटना, यूरोप से हट गया। हम जानते हैं कि जो आयरलैंड है वो भी अभी भी यूरोप का हिस्सा है, अभी भी यूरोप का हिस्सा है। ऊपर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो तो UK का हिस्सा है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब कहने का मतलब जो भी गुड्स और सर्विस है यूरोप का वो UK में रिस्ट्रिक्टेड होगा, मगर आयरलैंड में तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा क्योंकि आयरलैंड उसका हिस्सा है। और हम जानते हैं कि आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड का जो बाउंड्री है ऊपर से खुला हुआ है, इसी के लिए बहुत लंबा संघर्ष चला था और 1990s में गुड फ्राइडेज का अग्रीमेंट हुआ था। जो गुड फ्राइडेज बाबू बच्चे लोग कैलेंडर में मनाते हो वो भी दूसरे कंट्री का चीज़ है। गुड फ्राइडे तुम्हारा आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में हुआ था, संघर्ष हुआ था।
संघर्ष विराम हुआ था गुड फ्राइडे की वजह से। गुड फ्राइडे का मतलब है कि आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं रहेगा, ठीक है, सामान आएगा जाएगा, सर्विस आएगा जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आफ्टर ऑल आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड तो एक ही है ना। देखो तो वो तो यूके हमला करके बैठा हुआ, उसका ब्याह को बैठा है कब से, एनिवेशन लड़ाई कर रही थी कि नहीं कर रही थी इसी सब चीज़ के लिए। तो ये बात हमको समझना होगा। बट देखो अब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, अब यूके निकल गया यूके से, यूके निकल गया तुम्हारा यूरोप से। अब सामान आएगा वहाँ पे तो बहुत सारा सामान तुम्हारा नॉर्दर्न आइलैंड से पास होके जाएगा यूरोप में। तो अब करे क्या इस चीज़ को लेके? तो यहाँ पे एक समझौता हुआ, उसी समझौता को बोलते हैं विंडसोर फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कैसे अब हर एक सामान नॉर्दर्न आइलैंड से आयरलैंड आ जाता है क्योंकि गुड फ्राइडे हुआ है, मगर अब ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि नॉर्दर्न आइलैंड से यूके वो वाला सामान नहीं आ सके, यूरोप वाला सामान नहीं आ सके। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है ये चीज़। अब कैसे तुमको पता चलेगा कि वो यूरोप से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया गया, उस फ्रेमवर्क में होगा बहुत सारा चीज़ सब अंदर से। बात समझ में आ गया ना? तो कोई पूछेगा कि विंडसोर फ्रेमवर्क न्यूज़ में किस कॉन्टेक्स्ट में रहा था, तो बता देना नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड। पहले इसी चीज़ को हम बैक स्टॉप कहते थे, बैक स्टॉप अरेंजमेंट था ये, वो भारत सरकार वाला NRCL वाला नहीं, इसके लिए भी बैक स्टॉप आया था, समझे। देखो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्ट्रक ए डील विद द यूरोपियन टू सॉल्व द मेस ऑफ द, यानी कि जानते हो ये लोग निकल गया, यूके डिपार्चर हो गया ब्लॉक से, और ये जो समस्या है इस समस्या को सुलझाने के लिए आयरलैंड के साथ जो करार हुआ है, फ्रेमवर्क हुआ है, वो अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, उस फ्रेमवर्क क्या कहते हैं? विंडसोर फ्रेमवर्क। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब आगे देखो यहाँ पे बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे जानते हो कि स्थिति क्या है, हमारा 6% से ऊपर इन्फ्लेशन चला जाता है तो हम घबरा जाते हैं, है ना, और RBI पूरा काम करना शुरू कर जाता है, रिवर्स रिपो रेट में चेंजेस होना शुरू हो जाता है। सही बात है कि नहीं है? पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 32% आ गया स्टूडेंट, है ना। अब वहाँ का जो फॉरेक्स है वो मात्र $3 बिलियन बचा है, मात्र कुछ ही वीक वो कवर कर सकता है, ठीक है, कुछ ही वीक तुम्हारा इंपोर्ट कवर कर सकता है। एक्सटर्नल डेब्ट तो $125 बिलियन हो चुका है, उसका GDP का 1/3 तुम्हारा है, समझे। और हमारा क्या है एक्सटर्नल डेब्ट? हमारा एक्सटर्नल डेब्ट $600 बिलियन है, ठीक है, और हमारा GDP कितना है? 3.5 ट्रिलियन। तो हम तो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। अब गया पैसा मांगने के लिए IMF से, तो IMF तो जानते हो ऐसे पैसा तो देता नहीं है। IMF यदि लोन देगा तो वाशिंगटन कंसेंसस रखेगा ना, शर्त रखेगा कि तुमको इतना टैक्स लगाना है, फालतू का पैसा पे तुमको कंट्रोल करना है, ये सभी चीज़। तो गया IMF से मांगने के लिए। देखो तो पाकिस्तान नीड्स टू बी, पाकिस्तान कितना चाहिए? $7 बिलियन का चाहिए आने वाले समय में। अब IMF बोला कि ठीक है हम तुमको $1.1 बिलियन देंगे, मैं इसके लिए तुमको कुछ रिस्ट्रिक्शन है तुम्हारे ऊपर, वही वाशिंगटन कंसेंसस याद है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब जब उसके ऊपर जो रखेगा, इम्पोजिशन करेगा, रिस्ट्रिक्शन करेगा, तो देखो एनर्जी प्राइस बढ़ जाएगा, पेट्रोल डीजल का। एक तो पहले से इन्फ्लेशन है इस कंट्री में, क्या स्थिति होगा उसका, है ना। करेंसी का तुम्हारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा, करेंसी डिप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको, और टैक्सेशन बढ़ाना होगा। तो कंट्री तो पहले से ही मार झेल रहा है बाबू। इतना ही नहीं, हम ये भी जानते हैं पिछले साल मानसून में क्या हुआ, 1/3 पार्ट जो पाकिस्तान का है वो फ्लड आ गया, स्पेशली जो इंडस वाला जो पार्ट था वो तो पूरा बर्बादी हो गया, जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। तो पाकिस्तान में कुछ सही नहीं है, अभी बुरा स्थिति है पाकिस्तान का। आगे देखो रामचंद्र पौडवाल, ठीक है, ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल का। चलो मत दिक्कत तो है, फ्लेजिंग डेमोक्रेसी है वहाँ पे, है ना। कोई भी कभी भी आ जाता है, ये तुम्हारा पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा, वही प्रचंडा जिसको बोलते हैं, कभी ओली आ जाएगा, है ना। और हर समय ही पार्टी स्वैप कर रहा है ये लोग, हम लोग जानते हैं। वही म्यूजिकल चेयर 2008 में, चलो ठीक है मोनार्क से आप निकल गए, फाइनली 2015 में आप संविधान भी बना लिए, मगर कोई काम का नहीं आपका संविधान, कोई स्टेबिलिटी ही नहीं दे रहा है आपको। तो ये प्रॉब्लम है, वही चीज़ लिखा गया। देखो मिस्टर पौडवाल कॉमन कैंडिडेट ऑफ द 8 पार्टी अलायंस, देखो 8 पार्टी का अलायंस बना है, ठीक है। उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा है जो कि बहुत कम वोट से जीता है, जानते हो, बहुत 32-33 सीट था इसका, ठीक है ना। तो रिसीव द वोट, ये इसको मिला है 214 लॉ मेकर्स का पार्लियामेंट का मिला है, और 300 लगभग 50 प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स का इसको वो मिला है, स्वीकृति मिला है, तब जाके प्रेसिडेंट बना है। ये भी तो लास्ट वक्त में ये कर दिया था ना, गेम पलट दिया था ना। केपी शर्मा ओली बोला था कि दूसरे करो, अच्छा कि केपी शर्मा ओली के साथ ये आया था, मैं ये बाद में उसको सपोर्ट कर दिया, शेर बहादुर जो है तुम्हारा उसका पार्टी, उसके कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया, फिर टूट गया, फिर चला गया इधर। तो क्या नहीं होगा यहाँ पे,
ठीक है ना। अभी तक कम से कम नहीं भी तो कितना बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुका है 2015 के बाद, स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो खालिस्तानी वाला इशू देख लो स्टूडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला प्राइम मिनिस्टर आया था बोल दिया कि देखिए रिलेशन तो बढ़िया है दोनों का, मैं जो रिसेंट अटैक हुआ है खालिस्तानी आउटफिट का, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का हमारे हिंदू टेम्पल पे, उससे इंडिया को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। समझे? तो मोदी जी का बयान है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला ये चीज़। मगर देखो खुशी का बात है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया कि इस तरह का हम अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन बहुत बेहतरीन है और अभी तो और बेहतर होते चला जा रहा है। यदि हम खालिस्तानी इशू का बात करेंगे तो बिल्कुल यूके और कनाडा का बात करना होगा, है ना। कनाडा में जानते हो कि जो भी हमारे सिख भाई लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे हैं और इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। यूके में भी वही है, यूके तो जानते हो चौधरी है, वो तो कुछ भी करेगा, उल्टा पुल्टा करेगा ही। मगर ऑस्ट्रेलिया ने हमें ये आश्वासन दिया है और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, CAC वाला, देखो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। ये भी हमारा दोनों में साइन हो जाएगा और आने वाले समय में इसमें और भी बहुत सारे चीज़ जुड़ेंगे। जैसे देखो CEC के द्वारा और भी सर्विस सेक्टर इसमें जोड़े जाएंगे, डिजिटल ट्रेड होगा गवर्नमेंट का, और भी बहुत सारी चीज़ नए नई चीज़ इसमें ऐड होंगे। तो ये बहुत अच्छा स्टेज है। देखो स्टार्ट तो कोई भी ट्रेड से ही होता है, फिर बाद में वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनता है आपका, सही बात है ना। इधर देखो यहाँ पे पहले कैसे स्टार्ट होता है, एक कंट्री और दूसरे कंट्री का रिलेशन ट्रेड से ही स्टार्ट होता है, फिर बाद में जाके स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनता है। तो ये सेम कहानी है, दोनों के बीच में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सपोर्ट करेगा भारत को ऐसे इश्यूज़ को लेकर। दूसरा देखो चाइना चाहता है कि नेक्स्ट दुबई हम भी बनाएं, ठीक है। जानते हो कि दुनिया का नज़र दुबई पे हमेशा रहता है। अरे हमारे कंट्री में भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं वो ज़मीन उमीन खरीद के या घर उड़ खरीद के वहाँ बना लेते हैं, है कि नहीं है। हर कोई चाहता है कि दुबई में हमारा हो, जैसे शाहरुख खान का है, बहुत सारा ऐसे एक्टर सबका है। चाइना चाहता है कि एक हम खुद दुबई बनाएंगे। हैनान आइलैंड देख रहे हो ना तुम लोग फिगर में, जो ताइवान के नीचे है, थोड़ा सा नीचे है ना, हैनान आइलैंड। इसमें बोल रहा है कि ये ना वही 35,000 जो स्क्वायर किलोमीटर का जो आइलैंड है उस पर ये भी बहुत ही गजब का बनाने वाला है, एकदम ट्रॉपिकल दुबई बनाने वाला है और ये 2035 तक ये करके दिखाएगा, करेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाला है इस पर। ये भी चाहता है कि दुबई का काउंटर पार्ट हम तैयार करें, ठीक। नहीं, चाइना अब डुप्लीकेट नहीं रहा है, चाइना अब डुप्लीकेट नहीं रहा है। चाइना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। बीजिंग जाके देखो ना तुम, पता चल जाएगा, जापान से टोक्यो से बेटर है बीजिंग। आगे देखो, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट रिटेल डिजिटल ई रूपी फ्रॉम दैट ऑफ UPI, नेफ्ट एंड RTGC। अब देखो जब बात होगा रिटेल डिजिटल ई रूपी का, तो देखो दो तरह का ई रूपी हो सकता है, एक होलसेल डिजिटल ई रूपी भी हो सकता है, एक रिटेल भी हो सकता है। ये बात समझ लेना, होलसेल पहले वाला आया था, अभी तुम्हारा रिटेल डिजिटल ई रूपी है। तो पहले समझते हैं कि ये रिटेल डिजिटल ई रूपी क्या होता है और ये कैसे UPI से अलग है। जैसे UPI से किसी को सेंड करोगे पैसा तो तुम्हारा बैंक का होना चाहिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर, IDBI से सेंड कर रहे हो किसी ICIC में, SBI से किसी IDBI में सेंड कर रहे हो, इसी तरह सेंड होगा। बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, बिना बैंक का नहीं होगा। मगर जो ई रूपी है, रिटेल डिजिटल ई रूपी है, वो दूसरा तरीका है। उसमें क्या होगा तुम्हारा, जैसे कि देखो हमारे पास करेंसी है ना, करेंसी है तो करेंसी तो बैंक में है नहीं, उससे क्या मतलब, जेब में है हम खर्च कर सकते हैं। तो उसी तरह सरकार RBI तुमको रिटेल डिजिटल ई रूपी भी देने के लिए तैयार है। रिटेल डिजिटल ई रूपी का मतलब है कि तुम्हारा एक वॉलेट रहेगा, वॉलेट वो मोबाइल फ़ोन में ही रहेगा डिजिटल फॉर्म में, उस वॉलेट में पैसा जमा हो जाएगा और फिर तुमको तुमने किसी का सर्विस लिया यानी कि सामान लिया, उसको तुम उस वॉलेट से उसके वॉलेट में शिफ्ट कर सकते हो। इसमें बैंक का कोई काम नहीं है, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। हाँ बिल्कुल, बिना बैंक का ब्रांच का होगा, डेट इज़ द डिफरेंस। नहीं तो UPI हो ही रहा है तो डिफरेंस होना चाहिए। तो इसलिए देखो, जैसे अभी मेरे पास 5 रुपये का डॉलर है तो मैं किसी को देता हूँ तो पता नहीं चलता है किसको किसको मिल रहा है। तो सिस्टम तो यही होना चाहिए था यहाँ पे भी कि जब हम डिजिटल वॉलेट से किसी को हम 10 रुपया दिए हैं करेंसी, है ना, यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि हमारा ये डिजिटल ई रूपी है, यदि मान लो कि हम 5 रुपया या 10 रुपये दे रहे हैं तो सरकार का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। जैसे हम 5 रुपया किसी को दे रहे तो पता नहीं चल रहा है सरकार को, है ना, 10 रुपया भी हम जेब से निकाल के दे रहे तो पता नहीं चल रहा है। हाँ UPI से दे रहे हो तो सरकार को हर समय पता है। UPI ट्रांजेक्शन, RTGS और ये NFT जो NEFT, ये सब पता है सरकार को, सरकार ट्रैक कर सकती है। तो सरकार बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे, ट्रैकिंग नहीं करेंगे,
मैं क्रिटिक्स तो बोल ही रहा था, 2 साल पहले भी 1-1.5 साल पहले देखे थे ना, क्रिटिक्स तो बोला था नो आरबीआई ट्रेल कर सकती है, मगर आरबीआई और सरकार बोले कि हम ट्रेल नहीं करेंगे, तो इसको लेके थोड़ा है कन्फ्लिक्ट है, समझ गए। तो क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है हम बता चुके हैं तुम लोग को। तेलंगाना गवर्नमेंट देखो, तेलंगाना गवर्नमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब तेलंगाना में हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको पहुंचना पड़ा। तेलंगाना में गवर्नर जो है वो एक महिला गवर्नर है, वहाँ पे जानते हो, ठीक है। अब वो अपना एक पैरेलल फोर्स ही चला रही है, आई मीन वो दरबार लगा रही है गवर्नर का। बताओ गवर्नर का दरबार लगेगा क्या? गवर्नर तो एड और एडवाइस से करने वाला चीज़ है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना। उसका बहुत सारा बिल तुम्हारा विधानसभा विधान परिषद में पेंडिंग है, परिषद भी है ना वहाँ पे पेंडिंग है, और एसेंट मिला ही नहीं। तो इस चीज़ को लेकर दिमाग खराब हो गया ये केसीआर का। केसीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, बोला कि इसको से वो शमशेर सिंह वाला जो 1974 का जो वर्डिक्ट था इसको पता ही नहीं है सर, क्योंकि गवर्नर शमशेर सिंह का जो 1974 में एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था, शमशेर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ था, उसमें ये बोला गया था कि गवर्नर पैरेलल बॉडी नहीं चला सकता है। यहाँ गवर्नर पूरा दरबार लगा रहा है, और आर्टिकल 200 आर्टिकल समथिंग और भी था आर्टिकल 200 और तुम्हारा शमशेर सिंह जजमेंट, इसको आधार बना के सुप्रीम कोर्ट गया है तेलंगाना गवर्नमेंट, समझ गए ना। तो फिर बम्बू देगा ऊपर से सुप्रीम कोर्ट, बोलेगा कि तुम्हारा क्या काम है, गवर्नर का काम क्या है, चुपचाप शांति से बैठे रहो, है ना। गवर्नर क्या है बाबू, वो चीज़ केसीआर केसीआर जानते हो तेलंगाना का सरकार है, वो गवर्नर थोड़ी कर रही है, वो तो ऊपर से करवा रहा है कोई, क्योंकि नेक्स्ट वीपी बनाएगा उसको वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी। देखो 55 देखो, यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था 2008 को साइन हुआ था, मगर कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है? 2008 में साइन हुआ था, मनमोहन जी थे, बताओ तो क्या रीजन है? बताए थे ना एक बार, इंडिया और यूएस का डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारा मॉड्यूल दिए थे तुम लोग को, बताओ तो क्यों नहीं अभी तक सक्सेस हो पाया? क्योंकि जानते हो तुम लोग, फुकुशिमा जो इंसिडेंट हुआ था 2011 में, उसका पूरा दुनिया का ही अटेंशन गया कि अभी न्यूक्लियर करने से कोई फायदा है नहीं, एक वो भी बैड एक्सपीरियंस दुनिया को, तो उसका दोनों पीछे चले गए, ठीक है, दोनों ही कंट्री पीछे चल गया। फिर वर्ल्ड में ही एक तरह से वो आ गया, डिबेट आ गया कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करने का मतलब नहीं है, क्योंकि जो फुकुशिमा जापान में जो हुआ था, न्यूक्लियर एनर्जी पर जो लोग का तबाही हुआ था, नेचुरल रिसोर्सेज का जो बर्बादी हुआ था, तो एक बैड एक्सपीरियंस है दुनिया के लिए, नंबर 1। दूसरा बात क्या है, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में लैंड एक्विजिशन का। अब तारापुर तो दे दिया, तारापुर वो जैतपुर वाला समथिंग है ना तुम्हारा एरिया, महाराष्ट्र का, वो दिया था, तो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो जाता है, वहाँ पे फार्मर्स का या फिर जो भी लोग डवेलर्स लोग रहते हैं। तो ये सब रीजन की वजह से ये डील 2008 में हुआ था, मैं उतना सक्सेस नहीं हो पाया, समझ गए। आगे देखो 56 देखो, डार्ट मिशन और आर्टेमिस मिशन क्या है, तो बताओ तुम लोग डार्ट मिशन क्या होता है, क्या है, तुम ही लोग को पूछते हैं, बताओ तो नीतीश, डार्ट मिशन क्या है? कोमल डाउस दिखा रहे हैं, पर क्या है ना, इसलिए बोलो डार्ट मिशन क्या होता है? अरे हम लोग पढ़ चुके हैं, रैंडम थॉट्स में कई बार देख चुके हैं, ठीक। नासा का मिशन है, एस्टेरॉयड जो होता है ना, गिरता है जो, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये डार्ट मिशन आया था। एस्टेरॉयड देखो, एस्टेरॉयड बाहर से आता है ना, एस्टेरॉयड एक तो देखो कम चांस होता है एस्टेरॉयड हिट करे, वो साइनिंग जिसको हम कहते हैं, साइनिंग स्टार कहते हैं, जो नीचे गिरता है, मेटेराइट जो क्रिएट होता है, याद आया? तो एक तो कम चांस होता है अर्थ पे लैंड होने का, मैं यदि लैंड भी हो रहा है तो कोशिश किया जाएगा उसको डिफ्लेक्ट करने का, दैट्स कॉल्ड डार्ट मिशन ऑफ नासा। आर्टेमिस मिशन क्या है? जहाँ पे लोगों को भेजा जाएगा मून में, ताकि वहाँ का सैंपल कलेक्ट कर ले। दोनों ही मिशन किसका है? नासा का है, समझ गए। तो अंतर यही है, एक डार्ट मिशन एस्टेरॉयड से रिलेटेड है, एक तुम्हारा मून से रिलेटेड है। आगे देखो 64 स्टूडेंट 64 सुप्रीम कोर्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार का जो क्यूरेटिव पिटीशन है बिल्कुल मैं डिसमिस करता हूँ। यहाँ पे क्या चीज़ को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन जानते हो ना? पहले सिंपल पिटीशन, फिर रिव्यू पिटीशन, फिर क्यूरेटिव पिटीशन, 3 तरह का पिटीशन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। याद करो ये क्यूरेटिव पिटीशन ही है जिसके वजह से जो होमोसेक्सुअलिटी तुम्हारा जो होमोसेक्सुअल को बेनिफिट मिला था, सेक्शन 377 खत्म हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन लास्ट पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, यदि ये खारिज हुआ तो आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था स्टूडेंट, याद करो, राजीव गांधी का टाइम था, 80s का, 84-85 का बात है ये, है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइट
जिस हिसाब से लीक हुए थे कितने लोग मरे थे। और जानते हो कि इसका जो जिम्मेदार है वो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन है, जो बाहर का फॉरेन कंट्री का था, यूनाइटेड स्टेट्स का था, वो अपना लगाया था यहाँ भोपाल में, और गैस लीक हो गया, बहुत सारे लोग मर गए। तो उस समय जितने भी लोग मरे थे उसका संख्या कम था। बाद में सरकार ने पता किया कि उससे ज़्यादा संख्या है, तो सरकार की गलती है ना, सरकार का अपना डेटा गलती है। अभी सरकार क्या बोलती है कि सर ये जो यूसीसी है, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो बाहर का है, इस पे बोलिए और हर जना देने के लिए लोग को, क्योंकि लोग और थे। तो सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसा नहीं हो सकता है, मामला बहुत पहले का मामला था, अभी करेंगे छवि खराब हो जाएगा, इसलिए हम डिसमिस करते हैं तुम्हारा क्यूटी पिटिशन। समझ रहे हो ना। तो बोल रहा है कि गरियाया है सरकार को सुप्रीम कोर्ट। इतना दिन से क्या कर रहे थे तुम लोग, कब 30-40 साल हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द गवर्नमेंट क्यूटी पिटिशन टू सिक्योर मोर मनी फ्रॉम यूसीसी टू पे द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, समझ गए। 39 ईयर्स ऑलरेडी एलैप्स्ड हो चुका, पास हो चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा कि कोई भी इस तरह का अटेम्प्ट करते कंपनसेशन का, तो ठीक है ये ठीक नहीं है। अब अभी 3 डिकेड्स बात कर रहे हो, उस समय इमीडिएटली करते तो बात अलग था, बहुत पुराना बात हो गया ये, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है वेलफेयर स्टेट अच्छी बात है, वेलफेयर स्टेट है, हम इट्स वेरी गुड, बट आपको डेटा टाइम पे देना चाहिए था। समझ गए। उसमें देखो, और ये भी फाइंडिंग पाया है कि यूसीसी को जो कंपनसेशन बोला गया था उस समय देने के लिए, वो दिया है वो चीज़, जब उसमें भी कोई दोष नहीं है, जितना उसके ऊपर लगाया गया था कंपनसेशन वो दिया है, तो अभी झूठ मूठ को उसको कटघरा में रखने की क्या जरूरत है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट। समझ गए ना। तो 470 देखो वही लिखा है, 470 मिलियन सेटलमेंट हुआ था, ठीक है, और उसमें बोला कि 3000 डेथ हुआ था उस समय का जो आंकड़ा था। मैं बाद में देखो गवर्नमेंट ने क्यूरिटी पिटिशन किया था 2010 में, उसमें बोला कि नो सर ये 3000 का आंकड़ा नहीं था, 5200 का आंकड़ा है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो अभी तक ग्रसित थे, 40 साल हो गया, माइनर अभी भी सफरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को भी मिलना चाहिए। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नो हम नहीं कर सकते हैं। और इस आस पे गवर्नमेंट ने दिया था कि सुप्रीम कोर्ट अपना आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए, जानते हो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट यूज़ कर सकता है, तो गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि आर्टिकल 142 का यूज़ करे सुप्रीम कोर्ट और न्याय दे ऐसे लोग को जो कि उस समय रेंज में नहीं आ पाया था ऐसा लोग। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ को खारिज कर दिया, ये बोलते हुए कि बहुत पुराना मैटर हो गया ये, अभी बोलेंगे तो खराब रहेगा। समझ गए ना, यही मैटर है। आगे देखो, डायऑक्सिन, फ्यूरेंस एंड योर पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, जानते हो ना ये सब क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये नेचर में एक बार जमा हो गया तो लंबा समय तक रहेगा। इसी के लिए याद करो स्टॉकहोम कन्वेंशन बना था, यूनाइटेड स्टेट्स ने 1970s में खत्म कर दिया। भारत ने भी बोला है कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स को हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी देखो 2016 में बोला कि पूरा बैन, और आने वाले समय में इंडिया में 2025 में फुल बैन हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बट 2025 के आसपास से ये पूरा बैन हो जाएगा। तो देखो, चाहे डायऑक्सिन हो, फ्यूरेंस हो, या तुम्हारा डायऑक्सिन टाइप का पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हो, ये सब तुम्हारा क्या है, केमिकल्स का नाम है जिसका सिमिलर टॉक्सिसिटी होता है। और ये क्या है, सभी क्या है, तुम्हारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है, और सभी क्या है, तुम्हारा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। समझ गए ना। इसके बाद में देखो, डायऑक्सिन या फ्यूरेंस आर नॉट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इंटेंशनली बट आर क्रिएटेड व्हेन अदर केमिकल्स और प्रोड्यूस आर मेड। ये बोला कि देखो ऐसे नहीं बनता है ये सब चीज़, बाकी जो चीज़ हो रहा होता है, कोई चीज़ बाकी कुछ प्रोसेस हो रहा होता है तब बनता है, ये इंटेंशनली कभी बनाता नहीं है कोई। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि फॉरेस्ट बर्न हुआ तो लॉट ऑफ केमिकल्स रिलीज हो जाएगा। दिस केमिकल्स मे बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट मान लो जल रहा है, समझ गए। यदि क्लोरीन ब्लीचिंग कर रहे हो आप पल्प में या पेपर इंडस्ट्री में जो आप यूज़ करते हो, पल्प जानते हो ना पेपर इंडस्ट्री का होता है जो, तो उस समय क्लोरीन ब्लीचिंग करते हो, क्लोरीन जब मिक्स करते हो तो उस समय भी इस तरह केमिकल्स बन जाता है अपने आप। समझ रहे हो, जैसे कोई बहुत सारा पेस्टिसाइड्स बनाते हो तो इस तरह केमिकल्स अपने आप बन जाता है। तो ये बनाया नहीं जाता है, अपने आप हो जाता है, बाय प्रोडक्ट होता है ये सब चीज़। समझ गए ना स्टूडेंट। अंटिल देयर बैन पीसीबीज वेयर मैन्युफैक्चर्ड एज इंसुलेटर। और हाँ, बैन तो हो गया, इंडिया में भी मैंने कहा है बैन हो गया है, बट आने वाले समय में कंप्लीटली बैन किया जाएगा। इंडिया में बैन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स भी बैन कर चुका है इस चीज़ को। तो देखो, मगर हमारे कंट्री में मतलब बैन होने से पहले पीसीबी बनता था, इसलिए बनता था कि ताकि इंसुलेटर फ्लूइड की तरह काम आ सके ट्रांसफार्मर में या हीट एक्सचेंजर में, जो हीट हो जाता है उसको कम करने के लिए इस तरह का केमिकल्स बनते थे हमारे कंट्री में भी। और भी पेंट इंडस्ट्री, पेंट के लिए यूज़ होता था, पेंट में एडिटिव के रूप में यूज़ होता था, ऑयल में, और बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता था स्टूडेंट। ठीक है, ऑल ऑफ दिस केमिकल्स रिमेन इन द, देखो वही बोला कि ये
पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, क्योंकि जितने भी है ये इन्वायरमेंट लंबा समय तक रहेंगे ये, और ये तुम्हारा फूड चेन के थ्रू तुम्हारे पास ही आ जाएगा फिर बैक। जैसे याद करो माइक्रोबीट्स को, माइक्रोबीट जो कोलगेट में, पेप्सोडेंट में जो यूज़ होता है, कॉस्मेटिक आइटम्स में यूज़ होता है, फिर से बैक होकर आ जा रहा था ना आदमी में, क्योंकि फिल्ट्रेशन मेथड सही नहीं है इसका, इसलिए सेम चीज़ यहाँ पे भी है। हाउ पीपल आर एक्सपोज, कैसे पीपल एक्सपोज होगा, ज़्यादातर ये जो कलेक्ट होता है ये मिल्क प्रोडक्ट्स में अकुमुलेट हो सकता है, एग में, मीट में, और जानते हो ये तुम्हारा चेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, फूड चेन से जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादातर ये तुम्हारा या फिश में भी हो सकता है, जमा हो सकता है। हाउ डू दे अफेक्ट पीपल हेल्थ, देखो पीपल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है तुम्हारा, ये अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है। पीपल हु हैव अनइंटेंशनली एक्सपोज टू लार्ज अमाउंट ऑफ, यदि लार्ज अमाउंट रहे तो उसको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, समझा, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकता है इस पर, और एट द सेम टाइम कैंसर भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम सब भी हो सकता है। तो जितने भी डायोक्सिन है, कोई पूछेगा डायोक्सिन, फ्यूरेन सब, ये पीसीबी सब, ये बता देना तुम लोग क्या है, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, समझ गए। ये देखो, हाँ इस पे तो हम लोग बात किए थे उसमें भी। इंडिया देखो, इंडिया अभी भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स है। हाँ ये अलग बात है कि 11% हमारा पहले कंपैरिजन में घटा है, मगर फिर भी हम सबसे आगे हैं, उसके बाद सऊदी अरब है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा गया कि इंडिया रिमेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर द 5 ईयर पीरियड, 2018 से लेकर 2022 तक का आंकड़ा दिया जाए तो अभी भी हम वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले कंट्री हैं आर्म्स के टर्म्स में। मैं पहले के यदि 5 साल कंपेयर किया है तो उससे कंपेयर में 11% कम हुआ है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि इंडिया में अपना ही डिफेंस मजबूत हो रहा है, ये भी बोल सकते हैं। देखो हमारा 2 कॉरिडोर खुला कि नहीं खोला, एक तमिलनाडु में और तुम्हारा एक यूपी में, और हम तो अभी अपना एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया डिफेंस सब। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो इम्पोर्ट है घट रहा है, समझ गए। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि टोटल जो इंपोर्ट है तुम्हारा 64 से 45% हुआ है, जो हमारा वहाँ से आता था, रसिया से आता था, समझ गए ना। फ्रांस तुम्हारा सेकंड हो गया क्योंकि राइफल सब मंगवा रहे हैं वहाँ से। अभी इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्ट मार्केट कौन सा है, रसिया, फ्रांस और इजराइल है। देख रहे हो, वो भी दिखाया गया है तुम लोग का, होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। यहाँ पे देखो सिपरी रिपोर्ट है, सिपरी रिपोर्ट में बोला गया है कि ये जो कम हुआ है इसका रीज़न क्या है कि इंडिया अपना ही व्यवस्था क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हैं, इंडिया अपना ही डिफेंस में काम कर रहा है, वो सभी चीज़ बताया गया। देखो अभी हमारे फ्रांस के साथ भी बहुत अच्छा काम हुआ था, अच्छा दोनों के बीच में हुआ था। सबमरीन पे बात किया गया था ना जी, स्कॉर्पियन सबमरीन के साथ वो करेगा, वो स्कॉर्पियन के लिए, स्कॉर्पियन सबमरीन जानते हो तुम लोग, डिफेंस में जो काम आता है पनडुब्बी, उसके लिए भी फ्रांस और इंडिया के बीच में तुम्हारा समझौता हुआ था। फ्रांस ने यूएस को रिप्लेस किया है, तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया का 2018 और 22 में। एंड 2/3 रशियन एक्सपोर्ट्स कहाँ जाते, देखो 2/3 रशियन एक्सपोर्ट इंडिया में जाता है, चाइना में जाता है और इजिप्ट में जाता है। चाइना में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है रसिया का, और इंडिया नंबर 1 है 31%। देखो यहाँ पे हेल्थ हजार्ड्स ड्यू टू पैराबेन्स, पैराबेन्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पैराबेन्स बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है तुम्हारा फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक में और मेकअप प्रोडक्ट्स में, ठीक है, एज अ मॉइस्चराइजर, शैम्पू, टूथपेस्ट और डेटोरेंट्स के रूप में, समझ रहे हो ना। तो पैराबेन्स क्या है, तुम्हारा सिंथेटिक कंपाउंड्स है, इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो लिपस्टिक, अब देखो यदि लिपस्टिक में यदि पैराबेन्स यूज़ ना हो तो लिपस्टिक के ऊपर अटैक हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फंगी का, एल्गी का, वो खराब हो सकता है। तो ये सब प्रिजर्वेटिव्स है ताकि उसका जो कंडीशंस है लिपस्टिक का वो लंबा समय तक चले। मैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि अभी के टाइम में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। जितना ज़्यादा कॉस्मेटिक आइटम्स यूज़ होगा उतना ही प्रिजर्वेटिव यूज़ होंगे, और जितना ही प्रिजर्वेटिव यूज़ होगा उतना ही ह्यूमन के हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वही चीज़ वहाँ पे दिया गया है, देखो कि पैराबेन्स आर सिंथेटिक कंपाउंड्स यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन मैनी फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड मेकअप प्रोडक्ट्स, समझ गए। फर्स्ट कमर्शलाइज इन 1950s, उस समय ये इसलिए किया जाता है ताकि जो फंगस है, बैक्टीरिया और भी जो हार्मफुल पैथोजन है उससे बच सके सामान, समझ गए ना। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स यूजुअली हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराफिन्स, जो छोटे छोटे होते हैं उसमें कम रहते हैं, बट जानते हो कि टुडे अभी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है वो बढ़ते चला जा रहा है, तो बढ़ते चला जाएगा तो इस तरह का प्रिजर्वेटिव भी बढ़ते चला जाएगा, तो ये हेल्थ कंसर्न हो सकता है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो पैराबेन्स क्या है, तुम्हारे स्किन के अंदर आ सकता है, इससे स्किन इरिटेशन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव, न्यूरोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, समझे, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, इम्यून से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रॉब्लम है इसमें।
महिलाओं ज़्यादा यूज़ करती है तो देखो इसमें ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है एक्सट्रीम केस में, समझ गए ना। ये सभी चीज़ है। और देखो इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन और तुम्हारा आसियान कंट्री है वो भी 5 टाइप्स का पैराबेन्स को बैन किया है अपने मार्केट से। व्हाट अबाउट इंडिया? ना ही इंडिया ना ही यूनाइटेड स्टेट के पास कोई लॉ है ऐसा बैन करने के लिए, ठीक है। अभी जितना हमको चाहिए उतना हम मज़े कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में दिक्कत हो तो फिर बात उठेगा। आगे देखो 80, देखो 80 में समझो तुम लोग इंडिया को काम करना होगा। देखो एवरेज टेम्परेचर चाहे वो मैक्सिमम बोलो चाहे मिनिमम बोलो वो बढ़ते चला जा रहा है। देखो पहले एवरेज टेम्परेचर कितना होता था, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, अभी बढ़ के बाबू देखो ना 38 डिग्री हो गया, देख रहे हो। पहले मिनिमम टेम्परेचर तुम्हारा लगभग होता था 19 डिग्री सेल्सियस, वो बढ़ के देखो 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। अर्जेंट नीड है, हमें काम करना होगा क्लाइमेट चेंज के लिए। मिनिमम इस लेवल पे चला गया, मैक्सिमम भी उस लेवल पे चला गया, यानी कि क्लाइमेट चेंज तो भारत में दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखो थोड़ा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कुछ और होता है, एक्चुअल जनरेशन कुछ और होता है, पहले मैं बता चुका हूँ। कोयल देखो, कोयल कितना है 211 गीगावाट का तुम्हारा इंस्टॉल कैपेसिटी है। और उसके बाद देखो तुम्हारा सोलर कितना है 64 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है। उसके बाद हाइड्रो है 47 का। मगर जहाँ तक सवाल है जनरेशन का, तो जनरेशन में हमेशा कोयल आगे लीड करेगा, 75 to 80% है। देखो वहाँ 82 लिखा गया, बट बहुत सारा आंकड़ा के हिसाब से 75-80 है, समझ गए ना। और हाइड्रो कितना है 7 है, और रिन्यूएबल जो है तुम्हारा जिसमें सोलर लीड करता है वो कितना है तुम्हारा 11 है, समझ गए स्टूडेंट। पेटेंट फाइल देखो भारत में बहुत कम है, हमारे कंट्री में कितना कम पेटेंट फाइल्स करते हैं। और भी जो नॉन रेसिडेंट्स है वो तो और दिक्कत है। वो बताओ हमारे कंट्री में बाहर का एमएनसी आके वो कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वो कर रहा है, पेटेंट्स कर रहा है। देखो यहाँ पे बाहर कितना है, चाइना में देखो 14 लगभग 15 लाख है तुम्हारा पेटेंट्स फाइल किया है, ठीक है। और उसमें कितना दिन लगता है, 10 ही दिन में पेटेंट सॉल्व कर देता है। हमारे इंडिया में देखो, हमारे इंडिया में 56,000 लगभग पेटेंट्स फाइल किए हैं। और 56,000 में भी विल बी सरप्राइज्ड कि ज़्यादातर तुम्हारा क्या है नॉन रेसिडेंट्स है, यानी कि बाहर से लोग ज़्यादा आके हमारा कंट्री में आईपीआर वो कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। तो हम आईपीआर क्लेम करने में बहुत पीछे हैं, आगे बढ़ गए हैं, वही है ना। देखो इसमें साफ साफ आंकड़ा है कि पब्लिकेशंस में हम बहुत पीछे हैं। देखो चाइना देखो कितना पब्लिकेशन है, लगभग कह सकते हो 7 लाख है उसका। इंडिया देखो अभी कितना 1.5 लाख है। डोमेस्टिक पब्लिकेशन फाइल में तो इंडिया देखो ना 23,000 है, बहुत पीछे हम लोग। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम करने में बहुत पीछे है। जो भी हमारे कंट्री में हो रहा है अधिकतर क्या है तुम्हारा बाहर का ही लोग सब है। यहाँ देखो जानते हो रूलिंग पार्टी का हमेशा दबदबा रहता है। जितना भी नेशनल पार्टीज है हमारे कंट्री में, रूलिंग पार्टी के पास जो इनकम है लगभग 60% वही कर रहा है, लेकिन 60% जो जितने ही पैसा है सबका वो 60% तो रूलिंग पार्टी के पास ही है, देखो बीजेपी के पास। और इसका जो श्रेय जाता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का भी जाता है, बताए थे ना। देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में भी वही बोला जा रहा है कि जो फंड जो क्रॉस किया है, यानी कि अब एक पार्टी के पास यदि 100 रुपया है खर्च करने के लिए, तो 50 रुपया से अधिक तो तुम्हारा इलेक्ट्रल बॉन्ड से ही आ रहा है। देख रहे हो ये इतना बुरा स्थिति हो गया, समझ गए ना। हायर शेयर ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इन टोटल फंडिंग, इन टोटल फंडिंग में इलेक्ट्रल बॉन्ड से ज़्यादा पैसा वो सब्सक्राइब कर रहा है। और जानते हो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कितना अभी चल रहा है, ठीक है ना। अभी आएंगे कुछ दिन के बाद। आगे देखते हैं स्टूडेंट, पढ़ो तुम लोग थोड़ा, बताओ तो क्या होगा, सही है कि गलत है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, वेरी गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस, ठीक है। इसलिए गलत हो गया, कैन होना चाहिए। एंजल इन्वेस्टमेंट इज टैक्स लेविड ऑन द कैपिटल रेज बाय द अनलिस्टेड कंपनी, सही बात है ना। तीसरा देखो तुम्हारा, ड्यूरिंग द प्रीवियस डिकेड शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नॉन फूड बैंक क्रेडिट हैज बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, ये करेक्ट बात है, ये है ना। जो इंडस्ट्री का तुम्हारा नॉन फूड बैंक क्रेडिट था, नॉन फूड मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है तुम्हारा, ये डिक्लाइन हुआ है, यही ना जी। ये पढ़ाए थे पहले भी तुम लोग को, फिर से पढ़ो तो 263 पढ़ के समझो तो फिर से तुम लोग। ड्यूरिंग द प्रीवियस डिकेड द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नॉन फूड बैंक क्रेडिट हैज सीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, समझ में आ गया ना। 264 देख लो। नॉर्मली इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो है वो एक तरह से इंपेडिंग रिसेशन को करता है, सही बात है ना। बताए थे ना स्टीप कर्व और ये तुम्हारा ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व, ऑपरेशन ट्विस्ट सब। यदि इन्वर्टेड यील्ड कर्व हो, कर्व यदि उल्टा हो जाए, कर्व उल्टा होने का मतलब क्या है,
कि जो लॉन्गर बॉन्ड पीरियड है मैच्योरिटी, उस पर तुम्हारा इंटरेस्ट कम मिले, और जो शॉर्टर वाला जो बॉन्ड है उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, डेट इज कॉल्ड इन्वर्टेड यील्ड कर्व। ये तब होता है जब रिसेशन होने वाला है। करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो आगे देखो, entities dealing with the virtual digital assets are not considered reporting entities under PMLA 2002। हाँ देखो 2002 में डाला गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में डाला गया ना, वर्चुअल करेंसी टोकन सबको डाल दिया गया है। मोस्ट ऑफ द रशियन क्रूड ऑयल इज पेड इन द नॉन डॉलर करेंसी, सही बात है। इसके लिए हम ऑस्ट्रो अकाउंट बनाए थे, याद है ना तुम लोग को, ऑस्ट्रो अकाउंट बनाए थे दोनों के बीच में, कुछ पता नहीं, सब भूल गया। देखो यहाँ पे इंडिया में मेजोरिटी ऑफ कोल जो पावर प्लांट है वो क्या पीट हेड प्लांट्स है? नो, भारत में 10 से लेकर 15% ही है तुम्हारा जो कि क्या है तुम्हारा पीट हेड प्लांट्स है। क्या होता है पीट हेड प्लांट्स का मतलब? पीट हेड प्लांट्स का मतलब है कि कोयला लेके बहुत दूर जा रहे हो, कोयला लेके बहुत दूर ट्रैवल कर रहे हो तब जाकर उसका काम चल रहा है। ऐसा भारत में 10 से 15% ही कोयल थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे कोयला दूर दूर ले जाके जलाना पड़ता है, समझे। ये देख लो, predicate offense is a crime that is a component of a serious crime. For example, producing unlawful fund is the primary offense and money laundering is the predicate offense। सही बात है। ये बोला कि predicate offense बिल्कुल एक क्राइम है और ये भी एक तरह से क्या है तुम्हारा सीरियस क्राइम का ही एक एग्जाम्पल है। जैसे अनलॉफुल फंड करते हो तो ये प्राइमरी ऑफेंस है, मगर मान लो कि जो उस चीज़ को ब्लैक मनी को तुम व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हो तो वो कौन सा ऑफेंस होगा? वो प्रीडिकेट ऑफेंस होगा। जैसे देखो लेयरिंग करके होता है कि नहीं होता है, लेयरिंग करके हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। लेयरिंग का मतलब क्या है? लेयरिंग का मतलब है कि एक सेल कंपनी से दूसरा सेल कंपनी जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सेल कंपनी से आया था। टैक्स हेवन में यही हो रहा है ना, कभी पनामा ट्रैवल कर रहा है, कभी बहामास जा रहा है, कभी तुम्हारा दूसरा टैक्स हेवन में जा रहा है, लेयरिंग हो रहा है। लेयरिंग से आपको फाइनेंशियल ट्रेल पता ही नहीं चलेगा। तो यदि इस तरह क्राइम कर रहे हो जहाँ पे ब्लैक मनी को तुम व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, ये क्राइम कौन सा क्राइम माना जाएगा? प्रीडिकेट क्राइम माना जाएगा, प्रीडिकेट ऑफेंस माना जाएगा। समझ गए ना स्टूडेंट? ये देखो, ये बिल्कुल एग्जाम्पल है तुम्हारा NFT मार्केट प्लेसेस का। जैसे एक्सचेंज जहाँ पे करते हो तो ये तुम्हारा OpenSea, IO, रेबेल, फाउंडेशंस, ये सब तुम्हारा एग्जाम्पल है NFT समझते हो ना, नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस। बोथ NFT और क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बना है। वी हैव सीन इंडिया, देखो हम नेचुरल गैस 80% डिपेंड करते हैं, नो, हम 45 to 50% डिपेंड करते हैं। जहाँ तक सवाल है तुम्हारा क्रूड ऑयल पे, तो क्रूड ऑयल हम लगभग 85 to 87% डिपेंड करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंडिया में देखो 80% जो ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन होता है क्या वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है? नो, वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। तो हमारे भारत में अधिक जो पानी होता है खर्च वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो रहा होता है। इसलिए ना अशोक गुलाटी कह देते हैं कि जो व्हीट और राइस तुम बेच रहे हो वो तुम व्हीट और राइस थोड़ी बेच रहे हो, तुम पानी बेच रहे हो। याद है तुम लोग को? देखो सेव हार्बर, देखो सेव हार्बर का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, हाँ, Safe harbor is the principle which means the intermediaries on the internet space are not responsible for what third parties post on their website। देखो जैसे एग्जांपल देखो, फेसबुक को हम यूज़ किए, फेसबुक में हम हेट स्पीच डाल दिए और उसकी वजह से दंगा हो गया, तो फेसबुक जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। तो सेव हार्बर का मतलब क्या कि फेसबुक बचा रहेगा। जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर दी है, हाँ, उसकी वजह से दंगा हो गया तो यूट्यूब जिम्मेदार नहीं है। ये तुम्हारा सेव हार्बर है। मैं इंडिया में बोला कि नो, ये जो लाया था एक्ट लाया था ना, अभी रेगुलेशंस लाया है IT एक्ट को मॉडिफाई करके, इसमें बोला कि नो, सेव हार्बर भी फंसेगा। इसलिए यदि फेसबुक का पेज में जाके कोई वीडियो सुनता है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुआ कंट्री में, तो फेसबुक भी उतना ही जिम्मेदार है। पहले सेव हार्बर था, अब सेव हार्बर नहीं है, कंट्री काम कर रही है इसके ऊपर। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये यहाँ पे। ये जानते हो कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे तुमको डे टू डे करंट अफेयर्स में, मोपैग इंडेक्स मीन्स ऑफ प्लांट्स अरब गल्फ इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस। ये तुम्हारा न्यू बेंचमार्क होगा, LPG के लिए नहीं, एयर फ्यूल के लिए होगा। जो तुम्हारा एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल होता है ना, एयर टरबाइन फ्यूल करके, उसके लिए होगा, ये LPG के लिए नहीं होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सऊदी अरब में जो दाम मिल रहा है तुम्हारा एयरक्राफ्ट का, वो फ्यूल का अपना होता है ना, मतलब एयरक्राफ्ट का अपना फ्यूल होता है, वो दाम जो तुम्हारा सऊदी अरब में मिलेगा वही इंडिया में भी मिलेगा। तो इसलिए ये मोपैग इंडेक्स लाया गया था। आगे देख लो स्टूडेंट, लंबी स्किन डिजीजेस है ना, लंबी स्किन डिजीज वायरस हैज एंटीजेनिक सिमिलरिटी विद द शीप पॉक्स वायरस एंड गोट पॉक्स वायरस। सही बात है।
जो तुम्हारा LSD का वायरस जो है उसका जो रूप रंग है सब सेम है तुम्हारा वायरस से, ये सी बॉक्स वायरस से। इसलिए जो इसमें वैक्सीन यूज़ किए जाते हैं उसके लिए सिमिलरली इस लंबी स्किन डिजीज वायरस से जो ग्रसित है उसके लिए भी वही वैक्सीन यूज़ किया जाएगा। समझ गए? तो इसलिए LSD वायरस से यदि कोई ग्रसित है, कौन होगा LSD से ग्रसित? कैटल होगा, है ना? बताए थे ना FMT वाला, FMT बताए थे, फुट एंड माउथ ब्रुसेलोसिस वाला, ठीक है ना? तो ये जितने भी LSD वाला जो वायरस है उसका जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल मैच करेगा तुम्हारा पॉक्स वायरस से एंड गोट पॉक्स वायरस से। इसलिए जो सीप को जो दिया जाता है वैक्सीनेशन, जो इसको दिया जाएगा वो सेम चीज़ इधर भी दिया जाएगा। ये देखो यहाँ पे वैक्सीन R21 जिसको मैट्रिक्स MB कहते हैं, फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन है स्टूडेंट, ठीक है, जिसका एफिकेसी 75% अबव है। और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्रिएट नहीं किया है, ये ऑक्सफोर्ड ने किया है, UK का, और भी ऑर्गेनाइजेशन थे साथ में, मगर इंडिया में प्रोड्यूस होगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और देखो ये पहला, इससे पहले भी अफ्रीका ने डेवलप किया था, याद करो, बट उसका एफिकेसी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो इसका उसका नाम क्या था बता दो? उसका नाम RTS था, याद करो, तुम लोग पढ़ाए थे पहले भी, 1 साल पहले भी, 1-1.5 साल पहले, RTS था वो मलेरिया के लिए सबसे फर्स्ट आया है, और ये सेकंड है, और इसका एफिकेसी कितना है? 75% है। क्या इंडिया ने, हाँ देखो, इंडिया प्लान्स टू एलिमिनेट मिसल्स एंड रूबेला बाय 2023, करेक्ट स्टेटमेंट है ना? ये मिसल्स और रूबेला को खत्म करने का बात किया गया था। वेल्थ टैक्स देखो, वेल्थ टैक्स कब स्क्रैप किया गया था? 2016 और 17 में किया गया था, पहले ही स्क्रैप हो गया, इस बार के बजट में नहीं हुआ, ये पहले हो गया। वेल्थ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, समझ गए? अब देखो लॉ ऑफ सेडिशन, जानते हो कन्हैया कुमार फंसा था ना इसमें, सेडिशन, इसमें बाल गंगाधर तिलक भी फंसे थे। तो मैक्सिमम जेल पीरियड कितना हो सकता है आपका? लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकता है, 10 ईयर्स नहीं है, लाइफ। ये क्यों? क्योंकि यदि कोई डिसएफेक्शन क्रिएट की हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब जाके तुम हो सकता है कार्रवाई तुम्हारे ऊपर, लाइफ इम्प्रिजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट का देखो, कोई भी डिसीजन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हो, कि ये पद ऑफिस एंड प्रॉफिट का है कि नहीं है, तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बात मानना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, मानना ही पड़ेगा, समझ गए ना? उसको लेना ही पड़ेगा एडवाइस, और वो मैंडेटरी है उसके ऊपर कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सवाल कुछ भी हो, ऑफिस से लेके, मतलब कुछ भी पोस्ट से रिलेटेड हो तो मानना पड़ता है। दैट्स इट।